हेलो डियर स्टूडेंट। यहाँ पे हम लोग 2016 क्वेश्चंस का सेक्शन 2 डिस्कस करेंगे। जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ये आपके एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। इनमें से आपको जो आंसर देना है वो ब्रीफ में देना है, लेकिन सटीक देना है। आंसर करेक्ट आंसर के लिए सटीक आंसर आपको देना पड़ेगा। तो 2016 में सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या। ठीक है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, देखिए ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनसीईआरटी पढ़ोगे तब उसमें डिस्कस किया हुआ। देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। जब भी जब जैसे ये एक एनोड हुआ एक कैथोड हुआ, तो क्या होगा, एनोड पर एक टेक्निक देते हैं यहाँ पर एन ऑक्स। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रेड कैट कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, जो ये जो चार्ज होगा इसके ऊपर, मतलब इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एक पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में क्या होगा, एक पोटेंशियल जनरेट होगा। ये दूसरे कंपार्टमेंट में, सपोज ये दूसरे कंपार्टमेंट में, तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एक पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, जिस तरीके से बैटरी में होता है ना, एक पोटेंशियल, एक पॉजिटिव प्लेट और दूसरा नेगेटिव प्लेट, उसी तरीके से यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में पोटेंशियल जनरेट होता है। उसी पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जब ये पोटेंशियल कॉन्सेंट्रेशन, इस इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन जब 1 मोलर किया जाता है, उस समय जो पोटेंशियल मेजर्ड किया जाता है उसी पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम लोग यहाँ डिफाइन कर दिए हैं, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज when the concentration of all species involved involved in a half cell is unity। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, यूनिटी होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए, 1 मोलर। ठीक है, वो यूनिटी। देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये पोटेंशियल किसके किसके बीच में, ये लिखना इंपॉर्टेंट होगा। देखिए जनरल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस इतना ही है। जनरल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बट यदि कॉन्सेंट्रेशन 1 m हो जाए तो इसी को हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, आई होप दिस ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ देखते हैं हम लोग यहाँ पर कौन सा सेकेंड क्वेश्चन इसका, ट्रांजिशन एलिमेंट सोज ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। देखिए यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड कंपाउंड क्यों शो करता है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था 2 मार्क के लिए, वो कलर्ड कंपाउंड क्यों शो करता है, इसका रीज़न क्या है। तो इसको शॉर्ट आंसर है, इसमें यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट में एक्चुअली कौन सा होता है, डी ब्लॉक। पहले समझ लेते हैं फिर आंसर लिखेंगे क्या करेक्ट लिखना होगा। ट्रांजिशन एलिमेंट में कौन सा होता है, डी सीरीज होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट 3D होगा या 4D होगा या 5D होगा, इस तरीके से 3D सीरीज होता है, 4D और 5D। पहले तो ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या, जैसे ये आपका पीरियोडिक टेबल है, ये आपका पीरियोडिक टेबल है, तो कौन सा ये जो पीरियोडिक टेबल है, तो कौन सा ये ब्लॉक के जो एलिमेंट है, मतलब ग्रुप नंबर 13 से लेकर 12 तक जितने जो ग्रुप आएंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट में कौन सा 3D 4D और 5D 3 सीरीज इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर इन सब एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जांपल स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट। ठीक है, इस तरीके से जितने भी एलिमेंट ये आ रहे हैं ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट के एग्जांपल है। तो ये कलर्ड शो करता है, इसका रीज़न क्या, इसके कंपाउंड कलर्ड जनरली होते हैं। इसका रीज़न है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका रीज़न है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली इसका रीज़न है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट में दो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि अनपेयर्ड, यहाँ पर क्या होगा, डी जो डी ऑर्बिटल है वो 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक सेट को हम बोलते हैं T2G सेट और दूसरे सेट को बोलते हैं EG सेट। अब यदि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, जैसे ही ये एनर्जी गेन करेगा तो ये एक्साइटेड होकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में, EG सेट में। और कुछ ही मिली सेकेंड में ये क्या करता है, एनर्जी फिर वापस अपने ऑर्बिटल्स में आता है, तो उस प्रोसेस में एनर्जी कुछ रिलीज होता है। उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी एनर्जी के कारण इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा, क्योंकि hc/λ जो वेवलेंथ होगा, वो वेवलेंथ हम मुझे दिखाई पड़ेगा, वो वेवलेंथ कलर के फॉर्म में मुझे दिखाई पड़ेगा।
तो एक तो रीजन ये है, क्या चीज़ रीजन है तुम्हारा डी ट्रांजिशन। एक जो आंसर आपको लिखना है वो कौन सा है, डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन। अब ये देखिए पूरे क्वेश्चन में जो एग्जामिनर होगा ये वर्ड चेक करेगा कि आप ये वर्ड लिखे हैं कि नहीं, डी ट्रांजिशन लिखे या नहीं। दूसरा है चार्ज ट्रांसफ़र, ठीक है, चार्ज ट्रांसफ़र, ठीक है, चार्ज ट्रांसफ़र। ये दो रीजन है जिसके कारण क्या होता है, ये कलर कंपाउंड शो करते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर दिया गया है। ट्रांजिशनल एलिमेंट हैव इम्पार्टेड डी ऑर्बिटल व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल, द एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन correspond to the frequency of light absorbed. The frequency generally lies in the visual region. The color observed correspond to the complementary color of the light absorbed. ठीक है, इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं इस पॉइंट को। नाउ क्वेश्चन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। जो थर्ड 2 मार्क के लिए आपसे पूछा गया है ये है नोमेनक्लेचर का। नोमेनक्लेचर का यहाँ पे नोमेनक्लेचर में उल्टा दिया है, एक नाम दे दिया है, उसका आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए नोमेनक्लेचर से एक क्वेश्चन गारंटी बनता है, सो ध्यान से सभी जितने भी नोमेनक्लेचर हैं ऑर्गेनिक के, वो चाहे अल्डिहाइड का, हेलो एल्केन का, अल्कीटोन का या अल्कोहल का, ये एमीन्स का, इन्हीं 5 चैप्टर से जनरली नोमेनक्लेचर आता है। तो 5 चैप्टर के जितने भी नोमेनक्लेचर है थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा आपको। जैसे ये नोमेनक्लेचर दिया है अल्कोहल का, 4,4 डाइमिथाइल 2 पेंटेनॉल। देखिए 2 पेंटेनॉल का मतलब क्या हुआ, हमेशा फंक्शनल ग्रुप को लोअर पोजीशन पे रखा जाता है। तो पेंट जैसे ही आपको पेंट यहाँ पर है, जैसे आप पेंट पर है तो आप सीधा सीधा क्या कीजिए, 5 कार्बन बना दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन बना दिए। 2 पेंटेनॉल है, इसका मतलब दूसरे नंबर पर OH आप कनेक्ट कीजिए, ठीक है। 4,4 डाइमिथाइल, 1 2 3 4, 4 तो यहाँ पर एक CH3 इधर और एक CH3 इधर। अब देखिए कार्बन के 4 वैलेंसी होते हैं, 4 वैलेंसी 4 बॉन्ड हमेशा कार्बन बनाएगा। एक बॉन्ड बना हुआ है तो इसका मतलब 3 हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए। देखिए इसके पास चारों बॉन्ड हो चुका है तो ये इसमें हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ 2 बॉन्ड बन चुका है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन आप लगा दो। यहाँ पर 3 बॉन्ड बन चुका है, इसका मतलब एक यहाँ लगा दो। यहाँ पे क्या होगा, 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए। यह स्ट्रक्चर मेरा बनकर तैयार हो गया। इसी तरीके से 2 ब्यूटेनॉल का भी 4 ब्यूटेनॉल, जैसे आप देखो ब्यूट लिखा हुआ है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन आप ऐड कर दीजिए सीधा सीधा। और दो पे ऑल है तो यहाँ पर 2 पे OH लगा दीजिए। अल्कोहल का मतलब, ऑल का मतलब OH, ठीक है। ऑल का मतलब होता है OH फंक्शनल ग्रुप। अल का मतलब अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का मतलब कीटोन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये अच्छे तरीके से याद रखिए आप। और ओइक एसिड का मतलब, ओइक का मतलब C डबल बॉन्ड OH। ये बेसिक चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। इस पे इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किसका है, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, इस बार नेम दे दिया है, यहाँ पर नेम दे दिया था, स्ट्रक्चर पूछ रहा था। नाउ अब पूछ रहा है यहाँ पर स्ट्रक्चर दे दिया है, नाम पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। यहाँ पे हाँ 2 नाम पॉसिबल है इस स्ट्रक्चर का। तो चलो एक ही, यहाँ IUPAC नेम पूछ रहा है तो सबसे पहले IUPAC का रूल क्या है। IUPAC का रूल क्या है, आप इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेंज ढूंढो, ठीक है, इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए फंक्शनल ग्रुप को हमेशा मिनिमम पोजीशन पर रखा जाता है। तो मेरा फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा है, COOH। तो आप यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं या इधर से नंबरिंग करेंगे, यू विल गेट सेम पोजीशन, ठीक है। तो नंबरिंग करते हैं, यहाँ फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 एंड 4। तो 4 हो गया, कितने कार्बन के चेन बन गए, 4। 4 के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। चूंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम लोग सफिक्स लगा दिए एन, ओके। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, चूंकि COH 2 है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर कहाँ पर है, 1 और 4 पोजीशन पर। लोकेशन क्या है इसका, 1 और 4 पोजीशन पर, तो 1,4, ठीक है। नंबर और लेटर के बीच में स्पेस लगाते हैं, 1,4। चूँकि 2 है यहाँ पर इसलिए डाई, और इसके लिए भी बताए थे आपको COH के लिए क्या लगाना होता है, सफिक्स ओइक एसिड, तो डाइओइक एसिड। नेक्स्ट ये देखते हैं स्ट्रक्चर। यदि समझ में नहीं आया हो तो फिर से बैक कीजिए, 20 सेकेंड बैक कीजिए और देखिए इसको स्ट्रक्चर को फिर से। CH3CHOH, इस केस में 2 फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का है। COOH एंड OH, यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है। इस केस में प्रायोरिटी आपको ढूंढना होगा, ठीक है। ऑब्वियसली अब प्रायोरिटी ऑर्डर में COOH जो होता है वो ज़्यादा होता है अल्कोहल से, इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है। OH से ज़्यादा होता है इसका प्रायोरिटी। तो क्या होगा, जो जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है वो सफिक्स के तौर पे यूज होता है, और जिसका प्रायोरिटी कम होता है वो प्रीफिक्स के तौर पे यूज होता है,
ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिसका सफिक्स जो जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा उसको सफिक्स के तौर पे यूज करेंगे, और जिसका प्रायोरिटी कम उसको प्रीफिक्स के तौर पे यूज करेंगे यहाँ पे हम। तो सफिक्स के तौर पे इसका 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 नाम होता है ओइक एसिड। इसका नाम क्या होता है? ओइक एसिड। सफिक्स में इसको ओइक एसिड के तौर पे बुलाते हैं। और प्रीफिक्स के तौर पे इसको हम लोग और ये हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी यूज़ करते हैं। प्रीफिक्स में जब भी इसको यूज़ करेंगे तो हाइड्रोक्सी वर्ड यूज़ करेंगे इसके लिए। अब देखिए यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से होगा? हमेशा प्रायोरिटी देंगे, हायर फंक्शनल ग्रुप को लोअर पोजीशन पर रखना है, तो इसलिए हायर प्रायोरिटी COH का है, तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब 2 नंबर पर OH आया है, तो 2 नंबर पर OH को प्रायोरिटी प्रीफिक्स के तौर पर रखते हैं, तो 2 हाइड्रोक्सी। कितना कार्बन है? 3 कार्बन है, तो इसलिए प्रोप। चूंकि इस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो N, और कौन सा है? ओइक एसिड, इसलिए यहाँ पर ओइक एसिड। ठीक है, इस तरीके से। कभी कभार ये बहुत सारे बच्चे 1 नहीं लिखते हैं। इसका रीज़न है कि 1 यदि फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप यदि 1 फर्स्ट पोजीशन पर है तो 1 नहीं भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, लिखने में कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट यदि हम देखें तीसरा क्वेश्चन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड को पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक है क्लास 11 का, लेकिन पूछ दिया है तो आपको याद रखना होगा। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? देखिए न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है एसिड और बेस का मिक्स होना। जब भी आप एसिड और बेस को आपस में मिक्स करोगे तो क्या होगा? साल्ट प्लस वाटर बनेगा। इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, साल्ट प्लस वाटर, इसी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो जब हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसको डिफाइन किया गया है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड ले लो आप, 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस ले लो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस ले लो, को आप ऐड करोगे तो क्या होगा? साल्ट एंड वाटर जनरेट होगा। तो इसी चीज़ को हम डिफाइन कर दिए यहाँ पर। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिवॉल्व्ड व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड इज कंपाउंड न्यूट्रलाइज 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ बेस इन डाइल्यूट सोल्यूशन। तो यहाँ पर एक एसिड ले लिए, एक बेस ले लिए, यहाँ साल्ट वाटर बना। इस प्रोसेस में कितना रिलीज होता है? -13.7 किलो कैलोरी। चूंकि यहाँ पे पूछ दिया आपसे इतना, तो जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड, वेन एवर यू न्यूट्रलाइज स्ट्रॉन्ग एसिड इज न्यूट्रलाइज बाय स्ट्रॉन्ग बेस, होता है डेल एच न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू यहाँ पर NEU लिखा जाता है न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, डेल एच न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू -13.7 किलो कैलोरी। ठीक है, आप जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वी नो दैट 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। तो 4.8 से मल्टीप्लाई करेंगे 57.2 जूल के आसपास आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी होगा। लेकिन जब भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, या दोनों वीक होगा, मतलब या दोनों वीक हो, उस केस में हीट डेल एच न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू जो होगा वो हमेशा 13.7 से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, 13.7 से कम मिलता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जब भी द स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रलाइज करेंगे तो 13.7 मिलेगा, और जब भी उससे कोई भी वीक होगा तो उससे क्या होगा? कम होगा। नाउ अब हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लॉ ऑफ मास एक्शन है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? तो लॉ ऑफ मास एक्शन रेट यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन रेट बताने के लिए ये डिफाइन किया गया। देखिए एक रेट ऑफ रिएक्शन बताने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में बताने के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज़ किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जब भी मान लीजिए मेरे पास दो रिएक्टेंट है A एंड B, मेरे पास दो रिएक्टेंट है। ठीक है, A एंड B मेरे पास दो रिएक्टेंट है। इसका जो कॉफिशिएंट है, स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट है, वो सपोज M1 है और M2 है। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने में, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा मुझे, या यूँ कहा तो फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना होगा। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो ये कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, ये रिएक्टेंट है मेरा, ये भी रिएक्टेंट है, तो ये भी रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट को आप लिख दो, और जो भी कॉफिशिएंट यहाँ पे कनेक्टेड होगा उस कॉफिशिएंट को स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट पावर के फॉर्म में आ जाता है। यही है, तो इसको हम डिफाइन किया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट ऑफ, ये देखिए ये जो ब्रैकेट में जो लिखा जाता है इसी को बोलते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास
or active mass. Product of molar concentration of reacting species with each concentration term raised to the power equal to the numerical coefficient of the species in the chemical reaction. ये numerical power of the coefficient, ठीक है, ये यहाँ जो लिखा रहेगा उसको पावर के फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पे लिख दिए हैं, सपोज ए जो है वो स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ए का और बी का, बी का है, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगा, तो के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और बी, ठीक है, और इसका पावर क्या होगा ए टू द एंड बी, ठीक है, पावर के फॉर्म में इस तरीके से। तो रेट जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर के यूज करना होगा, तो यहाँ पे हम के लिख दिए, जहाँ के क्या है रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो इतना लिखने से आपको 2 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा, ये है इसका, ठीक है। नाउ एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रिएक्शन क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रिएक्शन क्या होता है। देखिए जनरली यहाँ पर टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन जनरली देखते हैं जब भी कोई रिएक्शन नहीं होता है, आप बहुत गौर किए होंगे पढ़ते समय, बुक पढ़ते समय या क्लासरूम स्टडी में, कि जब भी टेम्परेचर जब कोई रिएक्शन नहीं हो पा रहा है तो उसमें हम टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर देने से क्या होता है, टेम्परेचर देने से रिएक्शन स्पीड अप होना स्टार्ट होता है, या जो रिएक्शन नहीं हो पा रहा है वो रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इन जनरल हम लोग ये गेस कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है, ठीक है। जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है टेम्परेचर देने से, ठीक है। जैसे देखिए आप कोई मेरे पास फ्रूट्स है, ठीक है, वो फर्मेंटेशन उसमें नहीं हो रहा है, ठीक है, आप उसको जैसे पपीता है या आम है ये, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए, उसको रख लीजिए पैकिंग करके, वो क्या होगा जल्दी रोटन हो जाएगा। रीज़न क्या है, या फिर हम फ्रीज में रखते हैं तो कोई भी सामान ख़राब जल्दी नहीं होता विद कम्पेयर टू यदि बाहर में रहेगा तो। रीज़न क्या है कि फ्रिज में रखने का पर फ्रिज में टेम्परेचर कम है, बाहर में रखने से टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर में क्या होगा, ज़्यादा प्रोसेस जो होगा वो फास्ट होगा, मतलब रिएक्शन जो होगा वो फास्ट होगा। इस कारण से क्या होता है, इस कारण से क्या होगा, केमिकल रिएक्शन ज़्यादा होगा, तो इस कारण से क्या होता है जो फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है वो जल्दी डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये हम आसानी से गेस कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। अब इस चीज़ को हम लोग एक जनरलाइज्ड फॉर्म में, मतलब लैब में टेस्टेड करके चेक करके बताया गया है कि इन जनरल ये कितना बढ़ेगा। तो इन जनरल यदि आप किसी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर 10 डिग्री सी बढ़ा देते हैं, ठीक है, यदि आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सी से बढ़ा देते हैं तो रेट क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसके लिए एक इक्वेशन भी दे दिए, तो आपको रेट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। मतलब इन दोनों लॉजिक को आप प्रूव करने के लिए यहाँ पे एक इक्वेशन भी आप ड्राइव यहाँ पे लिख दीजिए, तो आपका मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, जहाँ पे ए आपको एक्सप्लेन करना है कि ए क्या है, ई ए क्या है और आर क्या है, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है, तब आपको परफेक्ट 2 मार्क आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा। नाउ देखते हैं यहाँ पर, यदि देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछा गया एक क्वेश्चन है। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिल्कुल एक अलग टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन ये कंपाउंड, इसमें क्या है कि जैसे एक एग्जांपल देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का K4FeCN6, ठीक है। तो इसमें ये बहुत सारा क्वेश्चन इसमें बनता है। यहाँ पर के क्या है, तो ये आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं, ये आपको शायद याद होगा, यू माइट हैव रिमेंबर दिस थिंग, आयोनाइजेशन स्फीयर। इसको हम ब्रैकेट वाले पार्ट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, और इसको बोलते हैं लिगेंड, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन किस तरीके से किया गया है कि कोई भी जो बॉन्ड है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम कितना बॉन्ड बना रहा है, या सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के साथ कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वही उसका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। Coordination number, central metal atom is the ion is the number of ligand donor atom to which metal is directly bonded। मतलब सीधा सा बोलें यहाँ पर कि सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम एफ ही दे दिए, ठीक है, एफ ही दे दिए, यहाँ पर ये 6 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर कितना, ये 6 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर 6, इस तरीके से ये CN, ये CN, ठीक है, इस तरीके से ये बॉन्ड बनाया, यहाँ पर
कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के साथ जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर जितना बॉन्ड बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। या इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है कि सेंट्रल मेटल एटम कितने लिगेंड के कितने एटम से कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पर 6 एटम से कनेक्टेड है, इसलिए क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम आयन इज नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स टू विच मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड, कितने एटम से कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरीके से एग्जाम्पल आपको दे देना होगा। ये जो आप लिखे हैं इसके लिए, इसको सही साबित करने के लिए आपको क्या करना होगा, एग्जाम्पल देना होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए हम, क्या चीज़ कि जैसे मेरे पास ये है PTCl6, इसमें कितना है, PT जो है 6 क्लोरीन से Cl माइनस आपस से जुड़ा हुआ है, तो कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसमें Ni 4 N अमोनिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अमोनिया के पास ये लोन पेयर होता है, तो वो इसको दे रहा है। ठीक है, तो 4 से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। देखिए ये ऑक्सलेटो है, इसको शॉर्टकट में ऑक्स बोलते हैं। ठीक है, ऑक्स। और हर एक ऑक्स जो है ये स्ट्रक्चर होता है ऑक्स का। ठीक है, हर एक ऑक्स जो है यहाँ पर मतलब सेंट्रल मेटल एटम से ये दो दो जुड़ा होता है। हर एक ऑक्स दो से जुड़ा होता है, दो इसके पास डोनर एटम होता है। चूँकि दो डोनर एटम है और कितने यहाँ पर ऑक्स हैं, 3 ऑक्स है, तो कितना होगा, 6 एटम से ये जुड़ा होगा, तो सेंट्रल मेटल एटम, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। यहाँ पर इथाइलिन डायमीन भी या इथेन 1,2 डायमीन के केस में भी इसी तरीके का कुछ है। इसका स्ट्रक्चर हम आपको बना के दिखा देते हैं। ये भी एक डाइडेंटेट लिगेंड है। डाइडेंटेट का मतलब जो लिगेंड दो दो डोनर एटम जिसके पास है, सेंट्रल एटम को यहाँ पर दो दो लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ पर, ये क्या होगा यहाँ पर तो यहाँ पर कितना होगा, दो दो डोनर एटम से जुड़ा हुआ है सेंट्रल एटम। ठीक है, तो En यहाँ पर कितना है, 3, और एक कितने से जुड़ा हुआ है, 2 से, टोटल कितना हुआ, 6, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6। तो इस तरीके से आपको अपना जो हम आंसर लिखे हैं उसको सही करने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल दे के आपको बताना होगा। और इसी के साथ साथ हम आपको जानकारी के लिए बता दें, जो नहीं जानते हैं कि ये क्या है, डोनर एटम क्या है, सेंट्रल मेटल एटम तो समझ ही गए कि जो लोन पेयर लेगा, और जो लोन पेयर देने वाला होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड। जैसे हम यहाँ पे ये बताए मोनोडेंटेड या बाइडेंटेड। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन कर दिए कि लिगेंड क्या है। लिगेंड का मतलब वो आयन या मॉलिक्यूल्स जो क्या करे, सेंट्रल एटम को लोन पेयर दे। ठीक है, तो इसी का हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। यहाँ पे तीन टाइप का लिगेंड है, मोनोडेंटेड, पॉलीडेंटेड। ठीक है, इस तरीके से इसको हम एक्सप्लेन कर दिए। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि पॉली, ये है कौन सा, इथाइलिन डायमीन। ठीक है, ऑक्सलेटो, ये बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल है। पॉलीडेंटेड का एग्जाम्पल कौन सा है, EDT है। ठीक है, ये कौन सा है, हेक्साडेंटेड है। मतलब 6 डोनर एटम इसके पास है, 6 डोनर एटम। ठीक है, तो इस तरीके से इतना एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होना चाहिए। यदि आप नहीं पढ़े चैप्टर, तो इतना इन्फॉर्मेशन से आपको ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस में दे सकते हैं। नाउ अब देखते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है। तो देखिए ये है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ना। यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसे बना है, पहले इसको समझते हैं। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले साइंटिस्ट से पूछा गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता क्यों है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता क्यों है, जैसे एग्जांपल दिए K4FeCN6। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया, तो इसके लिए एक रूल दिया गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी का। इसके अकॉर्डिंग क्या कि जो कोई भी सेंट्रल मेटल एटम है, वो चाहता है उसके पास उतना ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जितना उस सीरीज के पास नोबल गैस के पास इलेक्ट्रॉन होता है। तो नोबल गैस के पास कितना होगा, नोबल गैस कौन कौन सा है, नोबल एटम्स कौन कौन सा, हेलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये 10, 18, 36, 54 एंड 86। ठीक है, तो यहाँ पर इस सीरीज के पहले जितने भी एलिमेंट है उसमें कौन कौन सा आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। ठीक है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26।
है कि इलेक्ट्रॉन इसका कि मेरे पास कितना होना चाहिए 36। ठीक है, तो 36 गेन करने के लिए वो क्या करता है, लिगेंड से लिगेंड को जोड़ता है अपने आप से। ठीक है, इस कारण से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो इस चीज़ को तो इसी थ्योरी को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी। इस चीज़ को फार्मूला के बेसिस पे यदि हम डिफाइन करें, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू कैसे, तो जो एटॉमिक नंबर होगा वो लिख दीजिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस जी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा इसका, ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे मेटल है तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो जितना पॉजिटिव होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर इसमें घट माइनस कर देना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर माइनस कर देना है, प्लस जितने लिगेंड के साथ ये कनेक्टेड होगा, ठीक है, जितने लिगेंड के साथ ये कनेक्टेड होगा, या कहो या ये बोल सकते हैं कि जितना लोन पेयर ये लिया है उसमें हम लोग क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो या फिर बोल सकते हैं 2 इंटू जितना बॉन्ड बनाएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इसी को वर्ड में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल एंड ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंस पहले कर दिए, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इस फार्मूला को याद रखिए और के बेसिस पर यहाँ पर इस डिफिनेशन को आप बना लीजिए, और इसको प्रूफ के लिए एक दो एग्जांपल इस भी यहाँ पर लिख सकते हैं, तो आप फुल मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स कंप्लीटली मिल जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है। ठीक है, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है। देखिए शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट सॉलिड स्टेट का मोस्ट फेमस क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। ये जिन बच्चों को याद नहीं है समझिए उनका प्रिपरेशन है बिल्कुल अधूरा है। शॉर्टकी एंड फ्रैंकल, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट क्या, देखिए व्हेन जैसे NaCl है, यहाँ पर NaCl क्रिस्टल किस तरीके से होता है, NaCl यदि आप याद करें तो Na प्लस सी एल माइनस Na प्लस सी एल माइनस इस तरीके से Cl माइनस Na प्लस सी एल माइनस Na प्लस Na प्लस सी एल माइनस Na प्लस सी एल माइनस इस तरीके से। यदि यदि क्या हो क्रिस्टल से एक Cl माइनस और एक Na प्लस गायब हो जाए, मतलब एक कैटायन और एक एनायन गायब हो जाए, तो क्या होगा, इसके कारण ये डिफॉर्मिटी जनरेट होगा, डिफेक्ट जनरेट होगा। इसी डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं कौन सा, शॉर्टकी डिफेक्ट। तो इस शॉर्टकट में याद रखने के लिए शॉर्टकी का मतलब शॉर्ट हो जाना, किसका शॉर्ट हो जाना, कैटायन और एनायन का। व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस पॉइंट ऑफ द सॉलिड, शॉर्टकी डिफेक्ट है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, अपने पोजीशन से गायब हो जाना, मतलब ये लुघड़ के चला गया दूसरे पोजीशन पर। ठीक है, ये दूसरे पोजीशन पर चला जाए, आप ये गायब नहीं हुआ है लेकिन दूसरे पोजीशन पर चला गया, इसी को हम बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। दोनों डिफेक्ट जो है वो आयनिक सॉलिड का। देखिए यहाँ पर व्हेन कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस पॉइंट, अपने पोजीशन से मिस हो जाए, इसी को हम बोलते हैं कौन सा, फ्रैंकल डिफेक्ट। ये एक तरीके से इंटरस्टेशियल भी डिफेक्ट भी बोला जाता है। क्यों, ये एक वैकेंसी डिफेक्ट है, ये एक इंटरस्टेशियल डिफेक्ट है। वैकेंसी का मतलब वैकेंसी जनरेट हो गया, इंटरस्टेशियल का मतलब अपने पोजीशन से यदि हटकर दूसरे पोजीशन पर चला जाए, इसी को हम बोलते हैं इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। ठीक है, दूसरा पॉइंट शॉर्टकी डिफेक्ट में ये वो सॉलिड शो करता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हाई होता है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर वाले शो करते हैं। ये वो सॉलिड शो करता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट अच्छे तरीके से याद करना है। तीसरा, इसमें देखिए यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस गायब हो चुका है, तो जब गायब होगा तो डेंसिटी इज इक्वल टू हम जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास घट गया ना, मास घट, वॉल्यूम तो वही है लेकिन मास घट चुका है तो डेंसिटी भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, लेकिन इस केस में पोजीशन बदल रहा है तो डेंसिटी चेंज नहीं होता है, इस केस में डेंसिटी चेंज हो जाता है। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीज होता है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, इस केस में डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीज नहीं होगा। तो इस दो पॉइंट को अच्छे तरीके से, इसमें डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीज होता है, इस केस में डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीज नहीं होता, डज नॉट चेंज। एग्जाम्पल, दोनों में एक कॉमन एग्जाम्पल देखिए आप, AgBr, तो एक कॉमन एग्जाम्पल से आप दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन और भी एग्जाम्पल याद रखिए, NaCl किसका, शॉर्टकी का, ZnS किसका, इसका। तो याद रखने के लिए एक एग्जाम्पल याद रखिए कि दोनों का जब
साइज में ज़्यादा अंतर नहीं होगा तो शॉर्ट की होगा, और यदि साइज में ज़्यादा अंतर होगा तो कौन सा होगा, यहाँ पर वैकेंसी डिफेक्ट, सॉरी फ्रैंकल डिफेक्ट जनरेट होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि जब 10 ग्राम, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये सॉल्यूशन चैप्टर का। व्हेन 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड, द 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल का मतलब आप जानते होंगे कि वो सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब जो सॉल्यूशन में, सोल्यूट का मतलब जैसे चीनी हुआ, पानी हुआ, ठीक है, सॉरी चीनी हुआ, नमक हुआ, ये हम लोग कहाँ डालते हैं, पानी में। तो चीनी और नमक क्या होगा, सोल्यूट होगा, और वाटर क्या होगा, मेरा सॉल्वेंट होगा। तो नॉन वोलेटाइल का मतलब जो वेपर फॉर्म ना कर सके, जो वेपर फॉर्म ना बना सके। व्हेन 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, बॉइलिंग पॉइंट रेज्ड बाय 10, ठीक है। व्हाट इज़ द मोलर मॉलिकुलर मास ऑफ द सॉलिड। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जब मेरे पास यहाँ पर मेरे पास 100 ग्राम बेंजीन है, 100 ग्राम बेंजीन है, C6H6, इसमें क्या डाल दिए हैं, इसमें हम डाल दिए हैं 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो क्या होगा यहाँ पर, ऑब्वियसली क्या होगा यहाँ पर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप डालोगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, ठीक है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। वेपर प्रेशर डिक्रीज होने के कारण क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है जी, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, डेल टी बी। डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, ये फार्मूला बन के आता है, डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, समझ में आया क्या, डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, या फिर डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इन टू एम। मतलब ये फार्मूला आपको अप्लाई करना होगा जब भी बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो आप याद कर लीजिए ये फार्मूला आपको अप्लाई करना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ रहा है, ठीक है। जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, तो वो ये फार्मूला अप्लाई करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इन टू एम, जहाँ डेल टी बी क्या है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। और जैसे अभी मान लो वाटर ही रहता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री, ठीक है, 100 डिग्री। अब हम क्या किए, इसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, मतलब 102 डिग्री हो गया। तो चेंज कितना होगा, 2 डिग्री। तो ये 2 डिग्री यहाँ पर रखना होगा आपको। के बी का वैल्यू दे दिया है, एम क्या है, मोललिटी, एम क्या है यहाँ पर, मोललिटी, ठीक है, मोललिटी। तो मोललिटी को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, हम जानते हैं मोललिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इस तरीके से, ठीक है। तो डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, के बी का वैल्यू यहाँ पर दे दिए, मोललिटी नंबर ऑफ मोल माई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी यहाँ पे रख दिए। अब कौन सा होगा यहाँ पर, जितना जो वैल्यू दिया हुआ है, डेल टी बी का वैल्यू दे दिया है 1, तो 1 रख देंगे। मास ऑफ सॉल्यूट कितना, मोल कैसे निकालते हैं, तो वी नो दैट गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास मुझे फाइंड आउट नहीं है, मुझे पता नहीं है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट पता है मुझे, तो सिर्फ इन सब चीज़ों में ये पता है मुझे मास ऑफ सॉल्यूट पता है मुझे, मॉलिकुलर मास पता नहीं है, मास ऑफ सॉल्वेंट मुझे पता है, सिर्फ मॉलिकुलर मास पता नहीं है, इसी को मुझे निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से व्हेन यू पुट, ठीक है, आप यदि रखते जाते हो तो मॉलिकुलर मास यू विल गेट 253 ग्राम, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यदि हम, तो एक क्वेश्चन है आपका, फैराडे फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन कीजिए। देखिए फैराडे का 2 लॉ है, ठीक है। यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाओगे तो उसमें भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। उस फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, यहाँ पर फैराडे के 2 रूल दिए थे, उनमें से फर्स्ट लॉ है कि जब भी आप कितने, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है कैथोड, ये एनोड है, कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा या जमा होगा इसके ऊपर, ये डिपेंड करेगा कि कितना इलेक्ट्रिसिटी हम पास करवाएं इसमें। मतलब W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, W इज इक्वल टू ZQ, यही लिखना होगा आपको, W इज इक्वल टू ZQ, W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। कितना करंट पास करवाए, कितना देर तक पास करवाए, टाइम का मतलब यहाँ पर कितना देर तक पास करवाए, कितना करंट पास करवाए। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड, ठीक है। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, W इज इक्वल टू ZQ, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू
ZQW=ZIT। ठीक है, इस तरीके से ये वाला लिखना है टर्म आपको, एंड इस तरीके से इतना तक आपको लिखना होगा। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इतना ही तक रखना होगा आपको, 2 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट देखें यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है कौन सा, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। चलिए, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये डिफाइन करना है, जेड को डिफाइन करना है। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, तो जेड कहाँ से आया, पहले इस चीज़ को फॉर्मूला पहले लिखना होगा। जेड इज इक्वल टू, वी नो दैट जेड इज इक्वल टू ई अपॉन, यहाँ पे कहाँ से आया, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। जेड इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, तो यहीं से हम डिफाइन कर सकते हैं, यहीं से डिफिनीशन बना सकते हैं कि व्हेन टू वन कुलम्ब, देन क्या होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड। इस तरीके से हम जेड को डिफाइन कर सकते हैं कि जेड क्या है, तो वो अमाउंट है सब्सटेंस का, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिपॉजिटेड, वो सब्सटेंस का मास है जो डिपॉजिट होता है जब हम 1 कूलम्ब चार्ज पास करवाते हैं। इट इज़ द मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिपॉजिटेड और लिबरेटेड व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में 1 कूलम्ब चार्ज पास करवाएंगे तो कितना जमा होगा। ठीक है, 1 कूलम्ब चार्ज पास करवाएंगे तो कितना जमा होगा, उसी सब्सटेंस, उसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है तुम्हारा कौन सा यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक से है। ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखते हैं इस तरीके से, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखते हैं उस केस में जो कोफिशिएंट यहाँ पे जमा होता है, ठीक है, ये जो कोफिशिएंट जमा हुआ, ठीक है, जो पावर आया इसके ऊपर, इस पावर के सम को हम लोग बोलते हैं ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन मेरे पास ये है। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कोफिशिएंट का जो पावर होगा, कोफिशिएंट का जो पावर होगा उसका जो सम होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये ऑर्डर हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कौन सा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी तो इस ग्राफ से के थ्रू आप समझिए तो बेहतर होगा। यहाँ पे ग्राफ लिख दिए हैं। देखिए कोई भी रिएक्शन, ये किससे रिलेटेड है, तो ये बताया गया है कि कोई भी रिएक्शन क्यों होता है यहाँ पर। तो कोई भी रिएक्शन, कोलिजन थ्योरी दिया गया है। कोलिजन थ्योरी का मतलब कोई भी रिएक्शन ए और बी तब तक रिएक्ट नहीं करेगा जब तक ये आपस में अच्छे तरीके से कोलाइड नहीं कर पाए। ये अच्छे तरीके से कब कोलाइड कर पाएगा, ये अच्छे तरीके से कब कोलाइड कर पाएगा यहाँ पर, जब इसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, तो सपोज किए कि मेरे पास रिएक्टेंट ये है और प्रोडक्ट ये है। इसके पास, हर एक रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ अपना एक एनर्जी होता है। इस एनर्जी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ओके, इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, हर एक रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं कौन सा, इंटरनल एनर्जी। इस इंटरनल एनर्जी, अब वो रिएक्ट जैसे N2 और O2 आपस में करता है एटमॉस्फेयर में, क्यों, क्योंकि इसके पास इंटरनल एनर्जी है, इसके पास इंटरनल एनर्जी है, लेकिन वो इंटरनल एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर नहीं होता। ठीक है, रिएक्शन कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पर रिएक्शन होता है। तो जब इंटरनल एनर्जी जब बराबर हो जाए, यदि बराबर हो जाए किसके, थ्रेशोल्ड एनर्जी के, तब क्या होगा, वो रिएक्शन कर जाएगा। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को पाने के लिए क्या होगा, इंटरनल एनर्जी, मुझे कुछ एनर्जी ऐड करना होगा, कुछ एनर्जी ऐड करना होगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी मेरा ये है। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को पाने के लिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्यों चाहिए, क्योंकि रिएक्शंस को करवाना है, रिएक्शंस को करवाना है। रिएक्शंस को करवाने के लिए मुझे इंटरनल एनर्जी में कुछ एनर्जी ऐड करना पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी मुझे ऐड करना पड़ा थ्रेशोल्ड एनर्जी पाने के लिए, ताकि रिएक्शन हो जाए, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी।
अब हम इस ग्राफ के माध्यम से हम जो डिफाइन करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ पे क्या है, द एनर्जी विच मस्ट बी पजेस्ड बाय अ मॉलिक्यूल, वो एनर्जी जो मॉलिक्यूल के द्वारा पजेस हो टू मेक एन इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, बताया ना यहाँ पर कि कोई भी रिएक्शन कब करता है, जब वो आपस में एक टकराए, और वो टकराने का जो एनर्जी हो वो यदि सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी के साथ टकराएगा तो इस कोलिजन को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। तो इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड एनर्जी पाने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी ऐड करना पड़ता है इंटरनल एनर्जी में। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच मस्ट बी प्रोवाइडेड टू अ मॉलिक्यूल सो दैट इफेक्टिव कोलिजन टेक्स प्लेस। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए कुछ एनर्जी मुझे सप्लाई करना पड़ता है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट यदि आपको बनाना कैसे, लिखना कैसे, तो सिंपली आप ग्राफ पहले बना दोगे, एक ये जो ग्राफ बना है यहाँ पर ये बना दोगे, और उसके बाद डिफाइन कर दोगे कि कौन सा एक इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, यू विल गेट 100% मार्क्स। ठीक, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो आई थिंक ये आपका क्लियर हुआ, तो यहीं तक रखते हैं। यहाँ पर थर्ड जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे 2016 का। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया हो। इसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और अपने दोस्तों को, मित्रों को फॉरवर्ड करें ताकि उनका भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छा हो। थैंक यू सो मच।